हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं कपिल शर्मा आपके अपने चैनल स्टडी विद कपिल में आपका स्वागत करता हूं। रोजाना की तरह दोस्तों हम जीके एंड जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 30 लेकर आए हैं। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट आपकी सभी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। आइए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है दोस्तों कि 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी। ऑप्शन ए है बंगाल से, ऑप्शन बी अवध से, ऑप्शन सी बिहार से और ऑप्शन डी है राजस्थान से। तो था 1857 के संघर्ष में सबसे ज़्यादा सिपाहियों ने कहाँ से भाग लिया था दोस्तों? तो अवध से। कहाँ हो जाएगा? अवध से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, अवध से सबसे ज़्यादा संख्या थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों अच्छे से, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? लोगों को पूछ रहा था प्रतीक क्या था, इसका प्रतीक क्या था दोस्तों? ऑप्शन ए है कमल और रोटी, ऑप्शन बी बाज, ऑप्शन सी है रुमाल और ऑप्शन डी है 2 तलवार। तो क्या हो जाएगा दोस्तों सही आंसर? अगर हम बात करते हैं 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक, तो कमल और रोटी। क्या था? कमल और रोटी था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। क्या हो जाएगा? कमल और रोटी हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर दोस्तों, कि महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? अच्छे से ध्यान रखना दोस्तों, बहुत कंफ्यूजन होते हैं बच्चे इसमें, कि महात्मा गांधी ने भारत में पहला जन भाषण कहाँ दिया था? तो मुंबई में दिया था, बी लखनऊ में दिया था, सी चंपारण में दिया था या डी वाराणसी में दिया था। अगर हम बात करते हैं दोस्तों जन भाषण की, तो कहाँ दिया था? वाराणसी में दिया था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, और बच्चे कहाँ कंफ्यूजन होते हैं? चंपारण में कंफ्यूजन हो जाते हैं। चंपारण में दोस्तों उनका पहला आंदोलन था, सत्याग्रह आंदोलन जो किया था सबसे पहले चंपारण में किया था गांधी जी ने। पर अगर हम बात करते हैं जन भाषण की, तो वो वाराणसी में दिया था। बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा गया है? भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा गया है दोस्तों? ऑप्शन ए है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी है स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी है स्वामी श्रद्धानंद। तो सही आंसर क्या होगा? अगर हम बात करते हैं भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा गया है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पर, कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की है? तो ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी है ज्योतिबा फूले, ऑप्शन सी गांधी जी और ऑप्शन डी है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। तो सही आंसर क्या है दोस्तों? सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर बी ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। ठीक है, अच्छे से याद रखना है दोस्तों, किसने की थी? ज्योतिबा फूले। बिल्कुल सही आंसर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, जो अब आपके करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। अच्छे से ध्यान रखेंगे कि डीजल परिवहन के लिए 131.5 किलोमीटर लंबी मैत्री पाइपलाइन कहाँ शुरू हुई है? डीजल परिवहन के लिए 131.5 किलोमीटर लंबी मैत्री पाइपलाइन कहाँ शुरू हुई है दोस्तों? ऑप्शन ए है भारत नेपाल, ऑप्शन बी भारत बांग्लादेश, ऑप्शन सी भारत भूटान और ऑप्शन डी है भारत और श्रीलंका। तो मैत्री पाइपलाइन कहाँ शुरू हुई है दोस्तों? भारत और बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री पाइपलाइन शुरू हुई है दोस्तों। ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे। और कितने किलोमीटर लंबी है? 131.5 किलोमीटर लंबी है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर चिप निर्माण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा दोस्तों? अच्छे से याद रखना है, दुनिया का सबसे बड़ा है सेमीकंडक्टर निर्माण चिप केंद्र। तो कहाँ किया जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए है ताइवान, ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन सी है भारत और ऑप्शन डी है जापान। तो कहाँ किया जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है, दक्षिण कोरिया में किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, और कौन सी कंपनी कर रही है दोस्तों? सैमसंग कर रही है। कौन सी? सैमसंग।
अच्छे से याद रखेंगे दोस्तों। सैमसंग द्वारा किया जा रहा है दक्षिण कोरिया में सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर चिप निर्माण केंद्र है। अच्छे से याद रखना है दोस्तों, क्वेश्चन आ सकता है आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? तो ऑप्शन ए शक्तिकांत दास, ऑप्शन बी है डेविड मालपास, ऑप्शन सी क्रिस्टालिना जॉर्जिवा और डी है नकोजी ओकोंजे इवेला। तो क्या होगा दोस्तों सही आंसर? ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। शक्तिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और ये कौन है दोस्तों? आरबीआई के हमारे गवर्नर है। कौन है? आरबीआई के गवर्नर है हमारे शक्तिकांत दास। अच्छे से याद रखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। एशिया का सबसे बड़ा, क्या दोस्तों? एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2023 कहाँ प्रारंभ हुआ है? कहाँ प्रारंभ हुआ है? क्या कौन सा मेला दोस्तों? आहार 2023 याद रखना है। कोलकाता में, चेन्नई में, मुंबई में या नई दिल्ली में? तो कहाँ हुआ है दोस्तों? नई दिल्ली बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, तो एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला है आहार 2023, नई दिल्ली में शुरू किया गया दोस्तों। अच्छे से याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 कि 800 मीटर लंबी, क्या दोस्तों? 800 मीटर लंबी बाईपास सुरंग T5 को कहाँ प्रारंभ किया गया है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है लद्दाख, ऑप्शन सी है जम्मू कश्मीर और ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? अगर हम बात करते हैं 880 मीटर लंबी बाईपास सुरंग T5 की, तो कहाँ शुरू हुआ है? यह हुआ आपका जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। कहाँ किया गया है? जम्मू कश्मीर बिल्कुल सही आंसर है। आशा करता हूँ कि दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि भारत के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो डॉक्टर के एम मुंशी थे, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे और डी है आपका डॉक्टर संपूर्णानंद थे। तो कौन थे दोस्तों प्रारूप समिति की अगर बात करें हम, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे कि निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है दोस्तों? कि भारत के जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है उसमें कौन सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन ए लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन बी राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन सी है राज्यों के विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य और ऑप्शन डी है राज्य विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य दोस्तों। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका सही आंसर? ऑप्शन ए बी होता है आपका, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं दोस्तों। बी है राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भी होते हैं दोस्तों और सी है राज्यों के विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य भी होते हैं। तीनों तो होते हैं, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है कि राज्यों की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य नहीं होते। तो कौन कौन होते हैं दोस्तों? अच्छे से याद रखेंगे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्यसभा के होते हैं और राज्य विधान सभाओं के होते हैं। ठीक है, किसके नहीं होते हैं? आपके राज्यों के विधान परिषदों के नहीं होते हैं और आपसे नहीं ही पूछा गया है। ठीक है, तो सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की नियुक्ति का अधिकार दिया गया है? कि राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की नियुक्ति का अधिकार है। सबसे पहले तो एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और किस अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है दोस्तों? तो अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 76 और अनुच्छेद 77। तो सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 75।
क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 75 ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की नियुक्ति का अधिकार है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है दोस्तों? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद से 34 से 38, ऑप्शन बी अनुच्छेद 36 से 51, ऑप्शन सी अनुच्छेद 33 से 46 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 37 से 52। तो अगर हम बात करें नीति निर्देश सिद्धांत तत्वों की, तो कहाँ से लिए गए दोस्तों? ये आपके अब कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, तो आयरलैंड से लिए गए हैं। कहाँ से दोस्तों? आयरलैंड से। ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे, आयरलैंड से लिए गए हैं दोस्तों। और अनुच्छेद कितने से कितने तक है दोस्तों? 36 से 51। अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णन दिया गया दोस्तों। बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे दोस्तों। जो मैं आपके फैक्ट बताता हूँ वो भी आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि जरूर नहीं है कि क्वेश्चन जो हम लाते हैं वही आए, कि जो व्याख्या होती है दोस्तों उसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा, तो आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। चलते हैं दोस्तों आगे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कि दूधसागर जलप्रपात कहाँ स्थित है? कौन सा दोस्तों? दूधसागर जलप्रपात कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ऑप्शन ए गोवा में है, ऑप्शन बी तमिलनाडु में है, ऑप्शन बी कर्नाटक में है और ऑप्शन डी आपका तेलंगाना में है। तो अगर हम बात करते हैं दूधसागर जलप्रपात की दोस्तों, तो ये ऑप्शन नंबर ए गोवा में है दोस्तों। ठीक है, और कौन सी नदी पर है? तो मांडवी नदी पर है। कौन सी दोस्तों? मांडवी नदी पर। आपसे पूछा जाता है कि दूधसागर जलप्रपात कौन सी नदी पर है दोस्तों? मांडवी नदी पर है। और कहाँ है? तो ये आपका गोवा में है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। पूर्वी और पश्चिमी किस स्थान पर आपस में मिलते हैं दोस्तों? कि पूर्वी और पश्चिमी जो जगह हैं वो कहाँ आकर मिलती हैं दोनों दोस्तों? तो ऑप्शन ए नीलगिरी पहाड़ियों में, ऑप्शन बी है महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी है नल्लामाला पहाड़ियाँ और ऑप्शन डी है जावादी पहाड़ियाँ। तो कहाँ मिलती हैं दोस्तों पूर्वी और पश्चिमी घाट जो मिलते हैं? ये आपके ऑप्शन नंबर ए है, नीलगिरी पहाड़ियों में मिलते हैं। नीलगिरी पहाड़ियों पर पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन कहा जाता है दोस्तों। तो अब ऑप्शन क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ सकता है कि पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कौन सा है? तो नीलगिरी पहाड़ियाँ है। कौन सा दोस्तों? नीलगिरी पहाड़ी। अच्छे से याद रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है दोस्तों? ऑप्शन ए गंगा है, ऑप्शन बी नर्मदा है, ऑप्शन सी महानदी है और ऑप्शन डी है गोदावरी है। तो दोस्तों कई बार परीक्षाओं में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है दोस्तों? तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है, गोदावरी। कौन सी दोस्तों? गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18। यदि प्रकाश एक दूसरे के सामने रखे गए दो दर्पणों से परावर्तित हों तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे दोस्तों? अच्छे से याद रखना दोस्तों, क्वेश्चन कई आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। यदि प्रकाश एक दूसरे के सामने रखे गए दो दर्पणों से परावर्तित हों तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे दोस्तों? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी अनंत, ऑप्शन सी है 2 और ऑप्शन डी है 1। तो कितने बनेंगे दोस्तों? अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, अनंत। ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे अच्छे से कि आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण है। आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण है दोस्तों। ऑप्शन ए सूर्य की रोशनी नीली होती है, ऑप्शन बी है वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्ण, ऑप्शन बी सी है प्रकाश अपवर्तन और ऑप्शन डी है प्रकाश परावर्तन। तो सही आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन बी। क्या है दोस्तों? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही आंसर है। वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन द्वारा आकाश जो है नीली दिखाई देता है दोस्तों। आकाश नीला दिखाई देता है। ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे दोस्तों, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 और ये हमारी वीडियो का आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 आइए देखते हैं
कि पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है दोस्तों। एसएससी में दोस्तों पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। ऑप्शन ए दामोदर को, ऑप्शन बी है कोसी को, ऑप्शन सी है गंगा को और ऑप्शन डी है नर्मदा को। तो किसको कहा जाता है दोस्तों? अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं कोसी की, तो कोसी किसको कहा जाता है दोस्तों? बिहार का शोक। किसे? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी को कहा जाता है। दोस्तों अच्छे से याद रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।